नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। इजराइल के हमास में सत्ता की जंग 8वें दिन भी उसी अंदाज में जारी है। इजराइल की ओर से लगातार हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। गाजा में 24 घंटे में 256 लोग मारे जा चुके हैं। हमास का कमांडर भी मारा जा चुका है। दूसरी ओर हमास भी इजराइल पर रॉकेट अटैक कर रहा है। इस जंग के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। इसका क्या मतलब है, आज आपको ये समझाएंगे। इजराइल के अटैक से बचने के लिए हमास ने गाजा में सुरंग वाली चाल चली है। टनल में अपनी स्पेशल नुकवा फोर्स की तैनाती की है, जो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत है। हमास को इजराइल के काउंटर का अपडेट आपको वॉर जोन से देंगे, जहां टीवी9 भारतवर्ष के 2 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। युद्ध के बीच उत्तरी गाजा से लाखों लोगों का पलायन जारी है। उधर मिस्र ने अपने बॉर्डर से एंट्री बंद कर दी है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि गाजा में 4 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। 10 लाख लोगों पर खाने पीने का संकट है। इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत 256 भारतीयों को लेकर दूसरी फ्लाइट भी आ चुकी है। एक दिन पहले ही 212 भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया गया था। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक जानकारी दे दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय यूनियन को भारत पर टिप्पणी से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता सर्वोच्च है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। कुछ समय पहले मणिपुर हिंसा को लेकर यू ने टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 वर्षों में इस साल सबसे कम आतंकी घटनाएं और आम नागरिकों की मौत की संख्या देखने को मिली है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल आतंकवादी हमलों में 10 नागरिकों की मौत हुई है और 42 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई हैं। सत्ता के क्रिकेट प्रेमी न्यूज मित्रों को अपडेट दे दें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला जारी है। भारतीय गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम 191 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत के बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की हुई है। सबसे पहले आपको गाजा और हमास की तबाही वाले काउंटडाउन पर एक धमाकेदार रील दिखाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक-एक इंच पर जो बॉर्डर पर गाजा स्ट्रिप के साथ है, वहां पर अपने मिलिट्री व्हीकल्स को, तो टैंक और दूसरे और आर्टिलरी से संबंधित व्हीकल्स को, सबको उन्होंने वहां पर तैनात कर दिया है, ताकि जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की नौबत पड़े तो वहां से वो तुरंत मूव कर सके। तो पिछले 8 दिनों से कुछ ऐसे ही हमलों की गूंज इजराइल और गाजा पट्टी में देखने को मिल रही है। घातक मिसाइलें खासतौर पर उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। हर नई सुबह के साथ इस युद्ध ने नए हथियार की एंट्री हो जाती है। हर नए दिन के साथ इस युद्ध में नया ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ना इजराइल की सेना रुकने को तैयार है और ना ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते हुए लोग, तबाह होती इमारतें, बेघर होते बच्चे, मरीजों से भरे अस्पताल, बॉर्डर पर हर पल हो रहे सैन्य हलचल के रूप में देखे जा सकते हैं। 8 दिनों के बाद वॉर जोन से जो आंकड़े आ रहे हैं वो विनाश की गवाही दे रहे हैं। इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि पिछले 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना की बमबारी में 24 घंटे में 1788 लोग जख्मी हो चुके हैं। इजरायली हमलों पर हमास की तरफ से कहा गया है कि अब तक इस स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के हमले से इजराइल में मौत की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है। गाजा में 4 लाख लोग एयर स्ट्राइक में बेघर हो चुके हैं। 10 लाख लोगों पर खाने पीने का संकट है। युद्ध की वजह से पानी, बिजली, फूड सप्लाई सब कुछ बाधित हो चुका है। इजराइल में हमास के हमलों के बीच सायरन वाली दहशत है। अचानक इजराइल के 6 शहरों में सायरन बजाया गया, जिससे लोगों में दहशत अचानक फैल गई। जिन शहरों में सायरन बजाया गया उनके नाम हैं तेल अवीव, रिशोन लेजियन, रेहुवट, वेनीब्रेक, मैटगेट और अशडोद। मतलब ये वो शहर जहां किसी भी वक्त हमास के रॉकेट मौत बनकर बरस सकते हैं, जो हर वक्त हमास के टारगेट पर। इस युद्ध में इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत है वो 120 लोग जो आज भी हमास के कब्जे में हैं।
हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बुजुर्ग, बच्चे, महिला, युवा जो मिला उन्हें बेरहमी से गाड़ी में बिठाया और अपने ठिकाने पर ले आए। आज इन्हीं बंधकों को ढाल बनाकर हमास अब इजराइल की मुसीबत बन रहा है। मतलब यह कि जो इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है वही हमास के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और हमास की इसी चाल को नाकाम करने के लिए गाजा में एयर स्ट्राइक से बारूदी गदर लाने वाला इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल सरकार की सूत्रों की माने तो ऑपरेशन गाजा रेडी है। इजराइल के टैंक, तोप, सैनिक सब कुछ बॉर्डर पर एक्शन मोड में है। बस एक ऑर्डर का इंतजार है। आपको आगे बताएंगे इजराइल कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, लेकिन पहले देखिए युद्ध के 8 दिन होने के बाद इजराइल और हमास क्या चाहते हैं। हमास की कैद में मौजूद हर एक बंधक की सुरक्षित रिहाई ये इजराइल की तरफ से चाहते हैं, लेकिन हमास के आखिरी लड़ाके के खात्मे तक सैन्य ऑपरेशन ये भी इजराइल कह रहा है ऐसी चोट देंगे कि हमास दोबारा गुस्ताखी ना कर सके। इतना ही नहीं, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तो ये भी कह चुके हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, हमास की बर्बरता की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरा पक्ष हमास का मकसद भी बेहद खतरनाक है। वो चाहता है इजराइल की जेलों में कैद 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाया जाए, बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल की सेना को चुनौती दी जाए, 16 साल से गाजा को लेकर चल रहे संघर्ष को जीत के साथ खत्म किया जाए, अल अक्सा मस्जिद पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाए। एक तरफ इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है, वहीं हमास अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर हथकंडे को अपना रहा है। इजराइल को मिटाने के लिए हमास ने खूंखार मिनी आर्मी तैयार कर ली है। मिलिट्री एकेडमी के जरिए लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अंदर खाने, नेवल कमांड टीम और टनल नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। We can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well. इजराइल की स्पेशल फोर्स गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है और करीब 24 घंटे के बाद इंतजार कर रही है उस ऑर्डर का जिसके मुताबिक स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू किया जाए। आप देखिए मेरे पीछे का जो एरिया एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, इस बेस से लगातार हथियार, टैंक, दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रुप्स को आगे भेजा जाता है और फिर उन्हें अगर वापस लेना होता है तो वो फिर वापस यहाँ आते हैं और इस तरह से रिप्लेसमेंट जारी होता है। तो ये सिचुएशन है गाजा स्ट्रिप के पास, जो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम देख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि हमास की इन चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल की क्या जमीनी सीक्रेट तैयारी है। जैसा कि हमने बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये अभी शुरुआत है। इस बयान के संकेत भी समझिए। इजराइल बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, अब आपको ये समझाते भी हैं। बताया जा रहा है कि अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने 3,60,000 रिजर्व सेना के जवान को शामिल किया है, जिससे उसके सैनिकों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है, जो हमास के 40,000 योद्धाओं को सबक सिखाएंगे। इजराइल का फोकस हमास के बचे हुए रॉकेटों और युद्ध सामग्री को नष्ट करना है, हमास की सभी सुरंगों और भूमिगत बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, हमास के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को खत्म करना, इसके अलावा गाजा पर समय समय पर बमबारी करना, हमास के कमांडरों को चुन चुनकर खत्म करना, इसके अलावा अधिक से अधिक हमास योद्धाओं को मारना। हमास के पास गाजा पट्टी के भीतर सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है, साथ ही कई सुरंगें ऑपरेशन के लिए गाजा से इजराइल तक जाती हैं। कुछ सुरंगें गुप्त रूप से मिस्र तक जाती हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन सुरंगों में भंडारण कक्ष, जनरेटर, कमांड सेंटर और हथियार हैं। इनके दर्जनों दरवाजे हैं जो आम लोगों के घरों से लेकर सार्वजनिक इमारत जो होती हैं उसमें खुलते हैं। इसलिए जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है वो बहुत मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। इजराइल में वॉर जोन से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी की इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए। इजराइल की स्पेशल फोर्स गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है
और करीब 24 घंटे के बाद इंतजार कर रही है उस ऑर्डर का जिसके मुताबिक स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू किया जाए। हालांकि रह रहकर एयरफोर्स जो है या फिर आप कह सकते हैं कि जो इजरायली आर्टिलरी गन्स हैं वो फायर कर रही है, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड फोर्सेस है उनको ये इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ अब कुछ देर और हॉल्ट करने के लिए कहा गया है और शाम के बाद वो इन इलाकों में अपनी दखल या फिर अपने मोर्चों को और ज्यादा मजबूर कर लेंगे। सबसे खास बात यह कि जो टैंक और बर्तकबंद गाड़ियां वहां गई हैं उनका काम ना सिर्फ अपने मोर्चों को मजबूत करना होगा बल्कि उसी टीम के साथ गए कई ऐसे स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होंगे जो हॉस्टेज सिचुएशन को संभालने में बहुत ज्यादा काबिल हैं और इनका काम होगा इन इलाकों में इंटरनल्स में जाकर उन हॉस्टेजेस के बारे में जानकारी हासिल करना और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। और इसकी सारी जानकारी इजराइल में बैठे सीनियर कमांडर्स लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे। इजराइल की एक मुश्किल यह भी है कि हमास के पास रॉकेट और ड्रोन के अलावा रूसी कॉर्नेट्स और कोकून्स जैसे हथियार भी हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। मतलब जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल के टैंकों के लिए ये काल बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के पास कंधे से दागे जाने वाली स्ट्रेला और इगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी मौजूद हैं। ये मूल रूप से भारी मशीन गन मोर्टार की तरह होती हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में ज्यादा कारगर साबित होती हैं। पिछले कुछ समय से इसी तरीके से मतलब जो लड़ाई लड़ रहा है हमास वो इसी तैयारी के साथ लड़ रहा है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में कितनी शक्तिशाली है। सिर्फ 25 सेकंड में आपको इजराइल के ताकतवर टैंक से एक संक्षिप्त परिचय करवा देते हैं जो हमास की साजिशों के पूरे नेटवर्क को कुचलने का मादा रखता है। इजराइल के पास कुल टैंक शक्ति की बात करें तो इसके पास 2200 टैंक हैं। एक है मेकरवा मार्क 5 जिसकी पहचान मार्क जो क्षमता होती है वो तेज रफ्तार भी है इसकी। मैकरवा MK4 MR ये हाई एक्सप्लोसिव कैपेसिटी के साथ हमला करता है। मैकरवा MK4 इसके मॉड्यूलर कवच में जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। मैकरवा MK3 ये फ्रंट माउंटेड इंजन से क्रू मेंबर की बेहतरीन सुरक्षा करता है। मैकरवा MK2 आबादी के बीच युद्ध और कम तीव्रता वाली फाइट्स में ये माहिर होता है। अब बात करते हैं इजराइल के उस हथियार की जो इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसके इस्तेमाल से हमास के विनाश की तारीख जल्द आ सकती है। इसका नाम है बंकर बस्टर बम, यानी बंकर विध्वंसक इसको कहते हैं। बंकर बस्टर बम का नाम है GBU-72। ये एक अत्याधुनिक 2268 किलोग्राम के वजन वाला गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना, बंकर, सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। यह बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। अगर ये किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव को हिला देता है। बंकर बस्टर जो बम है उसकी साधारण जमीन में 100 फीट तक गड्ढा करने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो है। मजबूत फर्श पर 20 फीट तक ये गहरा गड्ढा कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को ये बम दे दिए हैं क्योंकि 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों में फंस गए थे। हमास आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था, इसलिए इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो दूर से ही आतंकवादियों का सफाया कर सकें और उन्हें अपने जवानों की जान को बचाने का मौका मिल पाए। इजराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी अब आखिरी क्षणों में चल रही है। हथियारों के अलावा ट्रकों से सामान भेजे जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा बता रहे हैं वहां इस वक्त क्या चल रहा है। उनकी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। TV9 की टीम इस वक्त बेरी में मौजूद है जो गाजा स्ट्रिप के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि IDF की तरफ से अब हैवी इक्विपमेंट्स ले जाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उस वक्त इन सब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ब्रिज बनाने का जो सामान है या फिर वहाँ पर जो दूसरी और चीज़ों की कंस्ट्रक्शन की जो ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन के दरमियान जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वैसे मटेरियल्स इस वक्त आप देख सकते हैं TV9 के कैमरे पर आपको दिखाई देगा। और देखिए एक के बाद एक इन सब मटेरियल को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है और इस पोस्ट के आगे जहाँ पर कि IDF फोर्सेस तैनात हैं और फिर जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान जब इस तरह के मटेरियल्स की, इस तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेल्पफुल होगा IDF के लिए। और इस तरह आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े लार्ज
लार्ज साइज़ के कंटेनर बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात है। ये वो पॉइंट है जहाँ जो कि आखिरी पॉइंट है जिसके आगे अभी केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल और केवल जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लोगों को ही जाने की इजाज़त है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो बेस बना हुआ है और इस वक्त हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से इन तस्वीरों को किस तरह से इन हैवी व्हीकल्स को लेकर जाया जा रहा है। और बगल में जो कुछ गाड़ियां गुजर रही है ये वो गाड़ियां हैं जो शनिवार को हमास के हादसे में हमास के हमले के दरमियान जो लोगों को पर अटैक किया गया था और सड़कों पर जो गाड़ियां पड़ी हुई थी अब उन्हें भी यहां से क्लियर किया जा रहा है ताकि जो ऑपरेशन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, इजराइल। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त गाजा पट्टी से मौजूद हैं मेरे साथ में। सुमित, आपने 9 बजे का वक्त दिया है भारतीय समय के मुताबिक। क्या 9 बजे भारतीय समय के मुताबिक फाइनल अटैक होने वाला है हमास पर? राहुल जी 9 नहीं 9:30, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इजरायली सेना को खास तौर पे 7 बजे का टाइम दिया गया है। 7 बजे तक उनको हॉल्ट करने के लिए बोला गया है। जिस तरीके से उनको ये बताया गया था कि आपको सिर्फ अपनी पोजीशनिंग लेनी है और कहा यह जा रहा है कि जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा तब ग्राउंड फोर्सेस के लिए जो करीबन 57 यानी 97 के करीब जो लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जो टनल्स के अंदर है, बिल्डिंग्स में, उनको सर्च करना है। उनको सबसे पहले सर्च करते हुए आगे बढ़ते जाना और ये देखना है कि अगर कमांड सेंटर में ये सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे इजराइल में बैठे हुए देख रहे होंगे कि आखिरकार हॉस्टेजेस कहाँ पर रखे हैं और अगर वो रखे हैं तो उनके रेस्क्यू कैसे किया जाए। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इनके लिए। और अभी ये मूल रूप से, क्योंकि आपसे जब मेरी राहुल जी बात हो रही थी तब ये भी बताया गया मुझको कि अभी मोटे तौर पर जिस समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे होंगे आर्टिलरी का फायर कम कर दिया जाएगा और लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, अटैक हेलीकॉप्टर्स, वो ग्राउंड सपोर्ट के लिए इनके लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर रेस्क्यू हुआ या लगा कि कहीं से कोई अटैक करने वाला है तो वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो इजराइल की तरफ से अभी तय की गई है। आईडीएफ लगातार इस पर काम कर रहा है और हो ये भी सकता है कि अगर कहीं पर भी ज़्यादा अटैक आता है तो फिर एडिशनल फोर्सेज मूव करेंगी उन लोकेशंस के ऊपर जहां पर से ये अटैक आ रहे हैं। राहुल जी, सुमित, 8वां दिन है आज। हर रोज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि बस अब अटैक होने वाला है, आज रात अटैक होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध भी जब हुआ था उस समय भी ऐसा लग रहा था कि रूस बस 1 हफ्ते में यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन 1.5 साल हो गया है। क्या ये युद्ध भी जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है लंबा चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये युद्ध उस युद्ध से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये 2 देशों के बीच में नहीं, खासतौर पे भले ही हमास को सपोर्ट मिल रहा हो लेकिन हमास के पास वो सारा बैकअप नहीं है। यूक्रेन के पास वो पीछे का बैकअप यानी जो नाटो से लगातार चीज़ें मिल रही थी, एक रसद लाइन थी। यहाँ पर हमास के पास वो रसद लाइन है, जितना एम्यूनेशंस उसने रिजर्व किया हुआ है वो सारा वो इस्तेमाल करेगा। पिछले 2 दिनों में जब मैं आपसे बात कर रहा था राहुल जी, यही कुछ इजराइल की फोर्सेस कर रही थी कि वो रिजर्व जहाँ पर रखे हुए, एक्सप्लोजिव जहाँ रखे हुए, उनको टारगेट करना ताकि वो नष्ट हो जाए, इनके पास वो बैकअप ना बचे। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में जो अटैक हमको देखने को मिल रहे थे, हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे अलग अलग इलाकों में इजराइल के, वो बहुत कम हो गए हैं। उसके पीछे की मकसद यही है, वजह यही है कि अब हमास के पास वो ताकत नहीं बची है। हमास ये जरूर कह रहा है कि वो देखिए रिटेलिएट करेगा, वो भी अटैक करेगा और अगला रॉकेट जो होगा वो इससे भी ज्यादा घातक होगा, लेकिन हमास के पास वो ताकत नहीं है। वो इलाके के अंदर और ये अर्बन वो भी इस लड़ाई को देख रहा है सुमित, उसके दिमाग में यही तस्वीर बार बार और सवाल बार बार आ रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है। जब आपको पता है कि आपके पास कुछ ऐसा ना तो बैकअप है, कोई देश आपके साथ आ नहीं रहा है, हथियार आपके पास है नहीं, और फिर भी आप एक रॉकेट इधर से चलता है तो 2 रॉकेट उधर से चला देते हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, ये दिमाग में ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि हमारे भी दिमाग में आया कि आखिरकार ये सुसाइडल क्यों किया, क्योंकि सबको पता था कि इजराइल बहुत मैसिव स्केल पर रिटेलिएट करेगा, ये इतिहास रहा इजराइल का। तो ऐसा क्यों कर रहा है फिर हमास के वो लड़ाके या फिर वो लोग वो कर निकल गए। वो लगातार अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ के जो टनल्स हैं वो साउथ के कई एरिया को मैच करते हैं या फिर वहाँ पे खुलते हैं। तो हो सकता है कि ये हमास के लड़ाके या फिर ये लोग वहाँ से नॉर्थ से निकलकर साउथ में आम लोगों के बीच में मिक्स हो गए हो, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, जो कभी दिखेंगे नहीं, जो कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो कौन थे, वो ऑलरेडी आम लोगों में बस चुके होंगे, निकल चुके होंगे, और हो सकता है कि वो अपनी जगहों को, लोकेशंस को छोड़कर दूसरी जगह पे भी जाके बैठ गए हों। और अब इसमें सब
सबसे ज़्यादा पिसेंगे वो फिलिस्तीन के लोग जो आम लोग हैं, और ऐसा हो ही रहा है कि वो लोग ही इसका दंश झेल रहे हैं, वो लगातार इसकी जख्म देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इजराइल उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है। जो मेजर टारगेट हैं वो उन कमांडर्स हैं हमास के जो इस पूरे ऑपरेशंस को चलाते हैं, और इजराइल का टारगेट भी इनके टनल, जो इनकी लाइफलाइन है, इनके नेटवर्किंग है, इनके अपने जो बिल्डिंग्स से जहां से ऑपरेट करते हैं, इनके सर्वेलेंस सिस्टम, उनको टारगेट कर इस बेस को ही खत्म करना है। ये कुछ इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है। इजराइल भी सोच रहा है कि इतने लंबे वक्त से जो विवाद चला आ रहा है, शायद उसको मौका मिल गया है कि यहाँ उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। सुमित, अपना ध्यान रखिएगा। 9:30 बजे आपसे फिर मिलते हैं और अपडेट लेते रहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब से लगभग 2 घंटे बाद बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही है। सुमित उसी जगह मौजूद हैं और सुमित लगातार हमको वो अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है। चाहे वॉरशिप भेजने की बात हो, चाहे दूसरे हथियारों से मदद की बात हो, अमेरिका का समर्थन पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जो अमेरिका के समर्थन को और भी पुख्ता करती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका में हमास समर्थक एक रैली के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विमान के ऊपर लिखा है यूएसए स्टैंड विद इजराइल, मतलब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ में यह भी लिखा है कि हमास आईएसआईएस आतंकी जैसा ही है। कल से इजराइल ने गाजा में ग्राउंड वॉर की शुरुआत की है। कल से पहले तक जो युद्ध रॉकेट और मिसाइल से लड़ा जा रहा था वो जमीन पर पहुंच चुका है। अब ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कल रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ऐलान किया उसको डिकोड करें तो ये स्पष्ट है कि ये लंबा चलने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इजराइल के लिए यह तब आसान हो सकता था जब वो हमास के सबसे खतरनाक फौज को हरा दे, जिसका नाम है नुखबा फोर्स। ये बात इजराइल को भी पता है, इसलिए उन्होंने अपना अगला टारगेट नुखबा फोर्स को खत्म करने पर फिक्स किया है। खुद इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचेट ने कहा कि आईडीएफ अब हमास की नुखबा फोर्स को टारगेट कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमलों में नुखबा फोर्स का ही हाथ था, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब सवाल है, हमास की अल नुखबा फोर्स है क्या? ये कैसे काम करती है? ये कितनी खतरनाक है? हमास की एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है अल नुखबा फोर्स। इसमें शामिल लड़ाकों का चुनाव हमास के वरिष्ठ योद्धाओं की एक कमेटी करती है। इस फोर्स में ट्रेंड और अनुभवी जो योद्धा होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इस फोर्स में शामिल लड़ाके घात लगाने, छापा मारने और सुरंग के जरिए इजराइल में घुसपैठ करके हमला करने में माहिर होते हैं। नुखबा फोर्स के लड़ाके एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और स्नाइपर राइफल से हमला करने में भी कुशल होते हैं। इन्हें बंधक बनाने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमास के वरिष्ठ नेताओं और खुफिया ठिकानों की सुरक्षा भी यही कमांडो करते हैं। नुखबा फोर्स के सदस्य असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और मशीन गन से लैस रहते हैं। ये रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल भी हमले के लिए करते हैं। वैसे आपको बता दें कि हमास की खूंखार फोर्स को इजराइल युद्ध के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 2 दशक की खास तैयारी के बाद यह सीक्रेट आर्मी तैयार हुई है। इसके लड़ाकों को कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद अल नुखबा फोर्स में शामिल किया जाता है। इन्हें ईरान और अरब समूहों से मदद से ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 40,000 प्रशिक्षित योद्धा बम, मोटार, रॉकेट के साथ हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। हमास की अल नुखबा फोर्स की एक और खासियत है, यह सुरंग के जरिए हमला करने में भी माहिर है। दरअसल गाजा में इजराइल और हमास के बीच जमीनी जंग में सुरंग का बड़ा रोल है। 2005 में जब इजरायली सेना गाजा से लौट गई थी तो वहां सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था, और यही सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं जो अपर हैंड है गाजा का, वो इस युद्ध में ये सुरंगें बन रही हैं। ये सुरंगें जिस तरीके से तैयार की गई हैं, इजराइल के सैनिकों की, इजराइल के सेना की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन सुरंगों में अंदर पूरे बैकअप के साथ पहुंचना। बैकअप इसलिए क्योंकि जब आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो उसकी जो सप्लाई चेन है, यानी उसके पास हथियार पहुंचना, उसके पास खाने पीने का सामान पहुंचना, वो टूटना नहीं चाहिए। और दिक्कत और परेशानी ये है कि अगर इस सुरंग में सेना घुसती है तो हमास के लड़ाके कहीं से भी अटैक कर सकते हैं और उसकी सप्लाई चेन को तोड़ सकते हैं, और ऐसे में इजराइल की सेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2007 में हमास ने इन सुरंगों का निर्माण तेज कराया था। गाजा में चप्पे चप्पे पर सुरंगें तैयार कराई गई,
घरों में 30 मीटर नीचे तक ये सुरंगें मौजूद हैं। घरों के बेसमेंट से तो सुरंगों का सीधा सीधा रास्ता है। गाजा की सुरंगें इजराइल के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए 2014 में इजराइल ने 30 सुरंगों को तबाह कर दिया था। 2021 में एक बार फिर ऑपरेशन हुआ और करीब 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें तबाह कर दी गईं। सुरंगों को तबाह करने के इस ऑपरेशन के बाद आईडीएफ ने कहा था हम 5% सुरंगें ही तबाह कर पाए हैं। इस वक्त गाजा में कितनी सुरंगें हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हमास इन्हीं सुरंगों से ऑपरेट अपना काम करता है। अल नुख्बा फोर्स सुरंग वाले अटैक में माहिर है। हमास से लड़ने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन में एक एक सुरंग में सर्च ऑपरेशन चलाना होगा और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गाजा में हमास की खुफिया सुरंग का एक बड़ा नेटवर्क है। ऐसा दावा किया जाता है कि इन सुरंगों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर में आवाजाही की जा सकती है। ये लड़ाकों के लिए भागने में बहुत ही मददगार है। इन्हीं सुरंगों में हथियारों का बड़ा भंडार और एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद है। लेकिन इजराइल के पास हमास के अल नुख्बा फोर्स और सुरंगों के जाल का तोड़ मौजूद है और उसका नाम है याहलोम यूनिट। इसे इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित यूनिट माना जाता है। आईडीएफ की याहलोम यूनिट सुरंगों में छिपे लड़ाकों से निपटने में माहिर मानी जाती है। इन्हें सुरंग की गतिविधियों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। सुरंगों में घुसकर आतंकवादियों को निकालना और विस्फोट करना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इस यूनिट का नेतृत्व कर्नल रैंक का एक अधिकारी करता है। खास बात यह कि इस पहली जिम्मेदारी इसकी जो होती है वो हमास की सुरंगों को नष्ट करने की होती है। विस्फोटकों को निष्क्रिय करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल में ये काफी दक्ष होते हैं। बारूदी सुरंगों को साफ करना और आतंकी सुरंगों का पता लगाना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है। कई बार तो याहलोम यूनिट लोगों की जिंदगी को खतरे में डाले बिना रोबोट और कई रिमोट वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके सुरंग को विस्फोट से उड़ा देती है। इसलिए अब जो युद्ध है वो काफी अलग तरीके का है। जरूरी नहीं है कि बड़ी मिसाइलें चलती दिखें या रॉकेट से होने वाले हमले वो देखने को मिले, क्योंकि अब मैन टू मैन जो कहते हैं आमने सामने की जो फ्रंट फाइट होती है उसकी स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन जो हम कह रहे हैं 9:30 बजे आज का वक्त तय है और हो सकता है कि उसके बाद में इजराइल की फौज अंदर की तरफ इन सुरंगों में बढ़ना शुरू करे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी जो है वहां पर स्पेशल फोर्सेस मूव करेंगी। उनकी कोशिश होगी इन स्पेशल फोर्सेस की जो आतंकवादी जो लड़ाके वहां पर मौजूद हैं हमास के, उनको पहले ख़त्म करें और फिर पीछे की तरफ के जो फोर्सेस हैं उनका रास्ता क्लियर करें। इजराइल सैनिक और हमास के लड़ाके तो मैदान में हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो इस युद्ध की अगुवाई कर रहे हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इस युद्ध का नतीजा सिर्फ दोनों के सैनिक ही नहीं बल्कि उसके नेता और सैन्य लीडर भी तय करने वाले हैं। आपको वो तस्वीर याद है जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया तो दुनिया में एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो हमास के चीफ इस्माइल हानिये का था। वो टीवी पर हमला देखकर खुश हो रहा था, जश्न मना रहा था। जिस वक्त ये हमला किया गया वो कतर की राजधानी दोहा में फुल सिक्योरिटी में था। गाजा से कई 100 किलोमीटर दूर वो छिपा हुआ था। हमास के इस हमले के 1-2 दिन बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट का था, जो आर्मी कैंप में पहुंच गए, खुद हथियार उठा चुके थे। जो मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू दुनिया भर के नेताओं से संपर्क में इस वक्त थे। हमास का चीफ दोहा में है, जंग के एक्शन पॉइंट से दूर है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये दोनों पक्षों में एक बड़ा फर्क है। वैसे हमास का चीफ इस्माइल हानिये गाजा का प्रधानमंत्री रह चुका है। 2007 से 2014 तक गाजा में हमास की ओर से इस्माइल ने सरकार के नेतृत्व की भूमिका निभाई। लेकिन 2014 में इजराइल के साथ तनाव बढ़ने के बाद वो गाजा से निकल गया और 2017 में खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर उसने फिर से गाजा का काम संभाल लिया। अब वो कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास का कामकाज देखता है। इस समय भी वो अपनी 5 सितारा व्यवस्था में गाजा के अंत का काउंटडाउन देख रहा होगा। हमास की योजना चाहे जो भी हो, लेकिन उसका लीडर आराम से दोहा में बैठकर किसी मैच की तरह गाजा में होने वाली हिंसा को देखेगा और इस हिंसा का असर उस तक तात्कालिक रूप से नहीं पहुंचेगा। वैसे इस्माइल हानिये को यह समझना होगा कि युद्ध भूमि से दूर एयर कंडीशन कमरे में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच बैठकर धमकी देना आसान है, लेकिन जंग के मैदान में सैनिकों के साथ खड़ा होना एक मुश्किल काम है और इजराइल के नेता ये मुश्किल काम कर रहे हैं। युद्ध में मुश्किल विकल्प चुनने वाले और जमीनी लड़ाई में योजनाबद्ध तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले
अक्सर भारी पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लीडर आपके साथ नहीं होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। हमास का नेता इस वक्त कतर में बैठा हुआ है और इजराइल के नेता अपनी सेना के साथ में मौजूद है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण अब से कुछ घंटे बचे हुए हैं जब कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना गाजा के अंदर होगी और हमास के लड़ाकों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वैसे सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो इस वक्त इजराइल में हैं, बल्कि वो इजराइल भी दूसरे देशों से जंग लड़ने के लिए अपने देश लौट रहे हैं। इजराइल यहूदियों का देश है जो चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। इजराइल पर हर वक्त खतरा रहता है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल में क्या बात है कि वो इन मुल्कों से लोहा भी ले लेता है और उन्हें युद्ध के मैदान में हरा भी देता है। इजराइल अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में 6 दिन में ही इजराइल ने सबको शिकस्त दे दी थी। ये ताकत है मुल्क से मोहब्बत की। आप सोचिए, जब देश में युद्ध होता है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी तरीके से जान बच जाए। कई लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो लोग हवाई जहाज के पंख पर बैठकर या लटककर किसी भी कीमत पर अपने वतन से भागना चाहते थे। लेकिन इजराइल वो देश है जहां युद्ध के ऐलान के बाद से दुनिया भर में रहने वाले इजरायली लोग वापस इजराइल पहुंच रहे हैं। ये लोग इजराइल पहुंचने के बाद अपने घर नहीं बल्कि फौज में शामिल होने और देश के लिए लड़ने को पहुंच रहे हैं।